हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम जो हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर निरस्त हो गया था उसमें कुछ जो एसएसटी के सवाल थे उसको हम देखेंगे। और इसी क्रम में हम जो है पहला जो है हम हिस्ट्री का जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उनको हम देखने वाले हैं, जिसमें आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से भी सवाल मिलेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको सवाल मिलेंगे और जो है कुछ जो है इंडियन हिस्ट्री से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ और चीज़ें भी चाहिए बीपीएससी टीआरई से जुड़ी हुई कुछ और क्लासेस चाहिए तो वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप लोगों ने आप में से कुछ लोगों ने मैं कह रहा हूँ एक लोगों ने लगभग जो है कमेंट किया था कि हमको जो है बीपीएससी घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको जो है क्लासेस भी मिलेंगी। और उम्मीद है कि 25 तारीख से हम जो है 20 तारीख से हम जो है बीपीएससी घटना चक्र का जो है क्लासेस शुरू कर देंगे। और आपको उसमें सभी क्लासेस के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये सभी एसएसटी के जितने भी आपको, और जीएस मतलब जनरल साइंस के भी जितने भी सवाल हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हो जाता है, इन सभी से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। आपके जितने भी बीपीएससी में सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, चाहे वो जो है मुझे लगता है लगभग जो है 34वीं या 35वीं बीपीएससी से लेकर जो है 71वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्न आपको हम कवर करवा देंगे। और इसके अलावा जो है हम आपको धीरे धीरे करके एनसीईआरटी बहुत जो है कवर करवाने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के। अगर टीआरई का पेपर देखें तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सवाल जो है कहाँ से पूछे गए थे, ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देता चलूँगा कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। देखिए, पेपर को क्लियर करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये सवाल जो है वो बनते कहाँ से हैं और पेपर का पैटर्न क्या होता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जो है पेपर को क्लियर नहीं कर सकते हैं। पेपर को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन का सोर्स देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उसके आगे और उसके पीछे जो है आपको सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो क्यों हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, और जल्द ही आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। और आप सभी से निवेदन है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और अभी हमारे पास इतनी रिसोर्स नहीं है कि हम जो है आपके लिए ऑनलाइन या लाइव आकर पढ़ा सकें। तो हम केवल और केवल अपलोडेड क्लासेज आपको दे पाएंगे। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको रोज़ जो है डेली आपको अपलोडेड क्लासेज प्रदान करते रहेंगे। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम चलते हैं अपने इतिहास के पोर्शन की तरफ और उसको जो है उसके जो है 40 प्रश्नों को कवर करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं पार्ट 1 में जो होता है आपका लैंग्वेज होता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 में हमारा जो है जीएस का सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको जीएस, जीके, करंट अफेयर्स और मैथ के सवाल, साइंस के सवाल, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो हमारा सेक्शन होता है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, इतिहास का होता है। इसके बाद ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है। आप इनमें से किसी दो सब्जेक्ट को दे सकते हैं, लेकिन उनमें से जो है इतिहास या जो है भूगोल आपका एक अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। एक दोनों से में से आपको एक ना एक करना है। इसके साथ में आप पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया। इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया, मतलब पुनर्जागरण का काम जो है ये कौन से भाषा के साहित्य ने जो है की रुचि में जो है इन्होंने जागृत किया। जब इन्होंने इस साहित्य को पढ़ा तो इनके अंदर थोड़ा सा जो है जागृति आई और फिर जो है पुनर्जागरण काल शुरू हो गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लैटिन एवं ग्रीक भाषा में जो साहित्य लिखे गए उनसे बहुत सारे जो है लोग जो है प्रभावित हुए और पुनर्जागरण की दिशा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इटली में पुनर्जागरण ने जो है लैटिन एवं ग्रीक, यूनानी भाषा एवं साहित्य में जो है रुचि जागृत किया और सभी लोग इसमें जो है लिखने लगे। इटली में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इन विश्वविद्यालयों जैसे पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय में कानून के साथ साथ मानवीय विषयों की पढ़ाई होती थी। फ्रांचेस्को पेट्रार्क का मानना था कि प्राचीन काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अतः प्राचीन सभ्यता की लैटिन भाषा की पांडुलिपियों को खोज जो है पुनः प्रारंभ हुई। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के साथ ही इटली में बहुत से विद्वान आए और ग्रीक भाषा और साहित्य को बढ़ावा मिला। प्लेटो एवं अरस्तु जैसे दार्शनिक के ग्रंथों को पढ़ा गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो कितने पार्ट में बटी हुई थी ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये हमारा जो है फ्रांस है, तो यहाँ पर जो है 3 पार्ट में
पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट, ठीक है। इसमें आपका जो है ये सामाजिक संरचना जो है ये बटी हुई थी। तीसरे स्टेट में जो है ये आपके जन सामान्य के लोग आते थे और टैक्स भी यही देते थे। पहले वर्ग में जो है कुलीन लोग आते थे और दूसरे वर्ग में जो है चर्च के पादरी लोग आते थे, जो ये लोग जो है टैक्स नहीं देते थे। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे, जो सामान्य और वकील वगैरह, ये सभी जो रहते थे ये तीसरे स्टेट में रहते थे और ये सभी जो है टैक्स देने का काम करते थे। तो ये 3 स्टेट में बटी हुई थी। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है 17वीं से 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना 3 स्टेट में जो है विभक्त थी। प्रथम स्टेट में पादरी वाले और राजा वगैरह ये सभी आते थे। दूसरे स्टेट में जो है चर्च के जो है कुछ कुलीन वर्ग और जो है जाने माने जो कुलीन वर्ग तथाकथित थे वो। और तीसरे स्टेट में जो है बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर आदि आते थे। और केवल जो है तीसरा स्टेट ही टैक्स पे करता था। अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तांतरित जो वर्साई की संधि थी, इसने जो है जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि जर्मनी ने अपने उपनिवेश खो दिए। ये बिल्कुल सही है। जितने भी इनके उपनिवेश थे इसको फ्रांस और ब्रिटेन ने सब में आपस में बांट दिया गया। क्षतिपूर्ति की राशि जो है काफ़ी ज़्यादा थी, इससे जो है सैन्यकरण कर दिया गया। और जो है इसका तीनों विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब आप ये पूछेंगे कि ये सवाल पूछा कहाँ से गया था। तो जब आप जो है कक्षा 9 और 10 की हिस्ट्री की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सवाल दिए गए हैं। सवाल क्या दिए गए हैं, उसमें पूरा ये टॉपिक दिया गया है, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, और इसी में जो है आपका इटली में जो है पुनर्जागरण काल कैसे हुआ, ये सभी, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से सवाल बहुत ज़रूर आप पढ़िएगा। ये पूरा आपका जो 9वें 10वें का जो है चाहे वो SCERT की बुक हो चाहे NCERT की बुक हो, दोनों में थोड़ी बहुत भिन्नताएं दी गई हैं। और वियतनामी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह ये सभी जो है SCERT में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्तांतरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि इसकी शर्तें जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। और यही कारण था कि जो है आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। देखिए, इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% जो है कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई तबाही की क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग 6 अरब पाउंड की जो है अत्यधिक धनराशि जर्मनी पर जो है थोप दी गई थी। देखिए, जर्मनी के साथ में ऐसे और भी देश थे जो लड़ रहे थे, लेकिन केवल और केवल जर्मनी को ही जो है जिम्मेदार माना गया और सबसे ज़्यादा जो है भरपाई इन्हीं से की गई। इसीलिए जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो है फिर से शुरू हुआ जब हिटलर आया। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। जनजातीय तिलका मांझी जनजाति थे, कान्हू मुर्मू भी थे, लेकिन CR दास जो थी ये जनजातीय नायक नहीं थे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, CR दास ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे, बल्कि वे एक राजनीतिक, पत्रकार, वकील एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जतरा भगत, जतरा उराव, ये सब ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जो है जनजातीय नायक थे। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों एवं समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी समाज बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह कौन सा है। तो इसकी जो बात की थी, स्वतंत्रता और समान नियमों समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को किसने दिया था, तो ये थे जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित फ्रांसीसी समाज की यहाँ पर कल्पना जो है जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट टू मतलब में राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो है जॉन लॉक ने अपनी कौन सी पुस्तक में जो है राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया है। तो इसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसलिए ट्रीटाइजेस लिखा हुआ है। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने जो है राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। रूसो ने उसे आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित जो है सरकार का प्रस्ताव बनाने को रखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, तो ये जो है रूसो ने लिखा था।
देखिए 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा जो है युग्म सुमेलित है। देखिए टाइद जो था, अब देखिए एक है टाइल और एक है टाइद, तो जहाँ पे लास्ट में दा आ जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो ये धार्मिक कर हो जाएगा। ये जो है चर्च के द्वारा वसूला जाता था, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। टाइल जो था ये अप्रत्यक्ष कर था, ठीक है, जहाँ पर ला आ जाएगा ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उस टाइम जो लिब्रे थी ये फ्रांस की मुद्रा थी, तो ये सभी आपके जो है सुमेलित हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये सही हो जाएगा। तो इनमें से जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की कर एवं मुद्रा व्यवस्था, देखिए टाइद जो थी इसे जो है धार्मिक कर के रूप में जो है चर्च वसूलता था, और यह जो है कृषि उपज का 1/10 होता था। अब देखिए टाइल जो था ये प्रत्यक्ष कर था, सीधे राज्य को दिया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर था, और लिब्रे जो थी ये फ्रांस की मुद्रा थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लिखा हुआ है, मैंने ध्यान से नहीं देखा, तो ये अप्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो इसीलिए डी विकल्प इसका सही हो गया। देखिए अब ये दो टैक्स तो लगते ही लगते थे, टाइद और टाइल, इसके अलावा भी कई सारे जो है अप्रत्यक्ष टैक्स जो है लगते थे रोजाना जो है रोजमर्रा की वस्तुओं पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को जो है ठुकरा दिया था। तो नवंबर 1917 में रूसी बोल्शेविक पार्टी या रूसी कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान सभा के लिए चुनाव करवाई, किंतु उन्हें बहुमत नहीं मिला। अतः जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत यह था कि निश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। और मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जो है जर्मनी से संधि कर ली थी, और ये जो है पहले विश्व युद्ध से इसी संधि के माध्यम से जो है बाहर हो गए थे। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये आपका विकल्प भी सही हो जाएगा, 1918 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब या बॉम्ब का दर्शन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ने लिखी थी, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखा। इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था। 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। अब देखिए अगला सवाल है कामागाटू मारू क्या है। कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज़ था। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि पूरा जो है माजरा क्या था। वैसे भी जान लीजिए एक पानी का जहाज़ था जिससे कामागाटू मारू नाम दिया गया था। तो ये आपका ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कामागाटा मारू एक जहाज़ था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुई जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज़ कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए, और जब यह जहाज़ याकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और जब यह जहाज़ वैंकूवर पहुंचा, जहाँ वैंकूवर कहाँ पे है तो कनाडा में, तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज़ को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज़ बजबज बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्रियों और पुलिस में झड़पें हुई। इसमें कुछ यात्री जो है मारे भी गए थे। तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने ये जहाज़ किराए पर लिया था। एक जापानी जहाज़ था कामागाटा मारू जो इसका नाम था, और ये जापान जाने के लिए इन्होंने लिया था। अगला सवाल देखिए, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा। 10वां जो जवाब 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा नागपुर सेशन 1920। ठीक है 1920 में हो जाएगा ये। देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के अधिवेशन में संसदीय बोर्ड या कांग्रेस कार्य समिति का गठन जो है किया गया था, और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था। संसदीय बोर्ड की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, और नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों को घोषित किया था। अगला सवाल देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे। आत्मसम्मान आंदोलन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ई वी रामास्वामी नाइकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्हीं का ये आंदोलन था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन के पुरोधा ई वी रामी नाइकर जो पेरियार थे। पेरियार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी और संस्कृत शास्त्रों के गंभीरता से अध्ययन किया
और एक दावत में उन्होंने देखा कि निम्न जातियों तथा उच्च जातियों को अलग अलग बैठाया गया था, अतः उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत थे, जिनका ब्राह्मणों ने अधिग्रहण कर लिया। पेरियार मनु संहिता, भगवद गीता, रामायण आदि ग्रंथों के कटु आलोचक थे। अगला सवाल देखिए, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है कब किया गया था। नाजी यूथ लीग का जो गठन है ये कब किया गया था, तो देखिए कि 1922 में नाजी यूथ लीग का गठन किया गया और 4 साल बीतने के बाद 1926 में इसका नाम जो बदल कर दिया गया था वो हिटलर यूथ लीग जो है कर दिया गया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जर्मनी में हिटलर ने 1922 में नाजी यूथ लीग का गठन किया और 1926 में इसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया था। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे और युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत जो है एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया था और बाद में उन पर जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया। देखिए किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध जो है प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का जो है गठन किया था। तो ये इसका जवाब कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा, ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा। ये सभी आपको जो है अगर आप क्लास 9th और 10th की SCERT और NCERT पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे और ये सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। देखिए ओसवाल्ड मोजले फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और इन्होंने काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया। यह एक अर्धसैनिक रक्षा दल था। ये अक्सर कम्युनिस्ट और यहूदी समूहों के साथ मिलकर दंगे और हिंसक गतिविधियां करते थे। अगला सवाल देखिए, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री पद का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। तो इन्हें त्यागपत्र जो है क्यों देना पड़ा था, तो इसका कारण था कि यहाँ पर रेडिकल नेता जो है ये आपके नाराज़ हो गए और देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोतेब के षड्यंत्र के कारण और फ्रांस में हुए जो है गृह युद्ध के कारण। तो इसका कई सारे जवाब सही हो रहे हैं, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समाजवादी नेता लियो ब्लूम फ्रांस के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले यहूदी थे। उन्होंने स्पेनिश गृह युद्ध के समय जो है गैर हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। उनकी योजनाओं के कारण फ्रांसीसी व्यापारी रूढ़िवादी नेता नाराज हो गए। फ्रांस की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के कारण सीनेट में बहुत बहुमत जो है प्राप्त रेडिकल सोशलिस्ट नेताओं ने ब्लूम को आपातकालीन डिक्री शक्तियां देने से मना कर दिया। इस प्रकार देश की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और रेडिकल सोशलिस्ट नेता सोते पद के जो है षड्यंत्रों के कारण लियो ब्लूम को जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी। भाई जो रक्त और लोह की नीति अपना चुका है वो अब कौन सी नीति अपनाएगा, तो शांति और निर्माण की नीति। कौन सी, शांति और निर्माण की नीति। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का परित्याग कर दिया और शांति और निर्माण की नीति अपनाई। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को स्थापित किया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम एवं उसकी कार्यवाहियाँ बाकी जर्मनी के लिए मॉडल बन गया। अगला सवाल देखिए, 1904 में हुए हार्दिक समझौते में कौन सा देश शामिल नहीं था, ये आपसे पूछ रहा है। अब एक नंबर का सवाल तो यहाँ से बन जाएगा कि हार्दिक समझौता आपका कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। ये आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। और इसमें कौन सा देश जो है शामिल था ये आपको बताना है। तो देखिए हार्दिक समझौता जो हुआ था इसमें फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, इसीलिए डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर शामिल नहीं था पूछता तो इटली जो है शामिल नहीं था। अगला सवाल देखने से पहले इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए 1904 में जो हार्दिक समझौता हुआ था जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने एवं औपनिवेशिक सीमाओं के संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया और मिस्र पर ब्रिटेन के अधिकार तथा मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता दे दी गई। 1815 में वियना की संधि के दौरान कौन सा देश जो है शामिल नहीं था। जब वियना की संधि हुई 1815 में तो वहाँ पर जो है कौन सा देश शामिल नहीं था, तो अगर हम बात करें तो वियना की संधि में जो है पोलैंड शामिल नहीं था, बाकी प्रशा और जो है रूस या प्रशिया या रूस जो है शामिल था। तो आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 1815 की वियना की संधि में पोलैंड शामिल नहीं था, इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियाँ जो है इसमें शामिल थी। वियना के एक सम्मेलन का आयोजन इसमें किया गया जिसकी अध्यक्षता जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने 1815 में वियना की संधि तैयार की। संधि के अनुसार फ्रांस में बूर्बो वंश को बहाल किया गया और फ्रांस की सीमा पर कई राज्य जो है बहाल किए गए। अगला सवाल देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म जो है सही था।
लाल काला और सुनहरा तिरंगा ये 1848 में उदारवादियों का राष्ट्रवादी झंडा था। उगते सूर्य का मतलब एक नए युग का सूत्रपात, बलूत पत्तियों का मुकुट मतलब बहादुरी। तो ये सभी सही है, डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए लाल काला और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक्स ने जो है प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। और उगते सूर्य की किरण जो है ये एक नए सूत्रपात मानी जाती थी। बलूत पत्तियों का जो मुकुट था यह बहादुरी का प्रतीक माना जाता था। टूटी हुई बेड़ियाँ मतलब आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जो है जर्मन साम्राज्य की जो है प्रतीक शक्ति। तलवार मुकाबले की तैयारी, और तलवार पर लिपटी जो है जैतून की डाल, ये शांति की चाह। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है। 19 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसने लिखा था। तो इसमें जो है अब देखिए ऐसा माना जाता है कि ये जो पुस्तक लिखी है किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, कई सारे जो है व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। तो इसका ई विकल्प जो है आयोग के द्वारा सही माना गया था। देखिए सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त सुमित गुहा ने अपनी पुस्तक द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया में बुनकरों के कोष्ठी समुदाय के बारे में लिखा था। कोष्ठी समुदाय भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बुनते थे। वे मैनचेस्टर से भारी मात्रा में जो है आने वाले कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, अतः उन्होंने अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बिहार की ओर पलायन किया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर जो है भारत का दबदबा था, ऐसा कहा गया है। या अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, ऐसा कहा जा रहा है। या फ्लाइंग शटल के आने से जो है हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में जो है सुधार हुआ। तो इसका देखिए यहाँ पर जो है कई सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, जैसे ये हो गया और ये और सी भी हो गया। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए हम देखते हैं। 18वीं सदी तक भारतीय महीन कपड़ों का दबदबा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बना हुआ था। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हेनरी पतुलो के अनुसार भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट होने लगी, लंबे समय तक जारी रही, क्योंकि जो है औद्योगिकरण के दौर में इंग्लैंड में कपड़ा बुनने और काटने वाली मशीन जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी आदि का विकास हो गया। और फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता जो है इसमें सुधार हो गया। मशीनों के आने के कारण भारतीय कपड़ा बुनकरों का पतन होने लगा, जिससे भारतीय कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। इसके अतिरिक्त अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात भारतीय कपास के निर्यात में वृद्धि आ गई, क्योंकि ब्रिटेन को अमेरिका से कपास प्राप्त होना संभव नहीं था, अतः ब्रिटेन भारत से कपास मंगाने लगा। अगला सवाल देखिए, 1873 में रचित गुलामगिरी पुस्तक की जो है किसके उदाहरणों को जो है निष्प्रभावी करती है। तो इसमें किस चीज़ की बात की गई थी। तो देखिए इसमें देखिए निम्न जातीय जो विभेद हो रहा था और धार्मिक असमानता जो हो रही थी, और हम ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक ताने बाने की जटिलता भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी 1873 में लिखी गई थी, और ये जो है निम्नलिखित धारणाओं को निष्प्रभावी करती है, जिसमें निम्न जातीय विभेद, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध, सामाजिक ताने बाने की जटिलता। गुलामगिरी पुस्तक को फुले ने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। अगला सवाल देखिए, स्टालिनग्राद की लड़ाई। स्टालिनग्राद की लड़ाई जो है ये किसके बीच हुई थी। तो ये जो लड़ाई हुई थी वो जो है जर्मनी और रूस के बीच में हुई थी, और जर्मनी और रूस कहीं भी इसमें दिखा नहीं है, इसीलिए जो है ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की बात हो रही है। 1942 में ये लड़ाई हुई थी, जिसे हम स्टालिनग्राद की लड़ाई कहते हैं। इसमें जो है जर्मनी और जो है जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं, जो आप रूस है, ये आमने सामने थे। देखिए स्टालिनग्राद की लड़ाई 1942 में जर्मनी एवं सोवियत संघ के मध्य हुई थी। इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस युद्ध का मुख्य कारण हिटलर द्वारा मास्को पर कब्जा करने के उद्देश्य से सोवियत संघ पर हमला करना था। अगला सवाल देखिए, बेला चमेली की क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से कौन से देश से है, यह आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो माना गया है इसका संबंध जो है ये ट्यूनीशिया से है। ठीक है, ट्यूनीशिया एक देश है, उससे जो है ये बेला और चमेली की क्रांति का संबंध है। तो इसका कोई भी जवाब जो है सही नहीं है। ठीक है, तो ई विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बेला चमेली की क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है, इसे ट्यूनीशियाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
नागरिक प्रतिरोध का यह 28 दिन तक चलने वाला गहन अभियान था, जो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद औफ जीजी नामक फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुआ था, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, खाद्य संकट और शोषणकारी नीतियों का अंत हुआ। इस तरह 14 जनवरी 2011 को तानाशाह जीन अल आबिदीन बेन अली को शासन सत्ता छोड़ना पड़ा और देश का लोकतंत्रीकरण हुआ। यह अरब स्प्रिंग का पहला सफल आंदोलन था। अगला सवाल देखिए, रोम चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो रोम चलो का नारा जो है किसने दिया था? तो यह मुसोलिनी ने दिया था, याद रखिएगा, मुसोलिनी ने दिया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रोम चलो का नारा इटली के फांसीवाद नेता मुसोलिनी ने दिया था। 1922 को मुसोलिनी ने अपने 10,000 शस्त्रधारी फांसीवादियों के साथ रोम शहर में आ गए और इटली के प्रधानमंत्री सम्राट से मार्शल लॉ लागू करने का आग्रह किया, किंतु सम्राट ने ऐसा करने से मना कर दिया और फांसीवादी सेना ने रोम पर धावा बोल दिया, जिसके कारण प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और सम्राट ने मुसोलिनी को नया मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दे दिया। देखिए अगला सवाल देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी थी? ये आपसे पूछ रहा है। वैसे तो बहुत लोग इसको 51 मानते हैं, बहुत लोग जो है 50 मानते हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब है, जो आयोग ने माना है, वो जो है इसका 50 ही माना है। तो इसका 50 ही जो है हम सही मान लेंगे। बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसकी स्थापना जो है 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी आधिकारिक भाषाएं चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार आदि विषयों पर कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो है ये किसका समाचार पत्र है, ये आपको बताना है। तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा का है। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा का था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है के.एम. बड़िक्कर का था। नेशनल हेराल्ड जो है, जो अभी केस भी चल रहा है इसका, तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। और उदंत मार्तंड जो था ये जुगल किशोर का था। अगला सवाल देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है किसे जाता है? तो रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है ये लेनिन को जाता है, जो बोल्शेविक पार्टी के मुखिया थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है व्लादिमीर लेनिन को दिया जाता है। कब इन्होंने लागू किया था? तो आप ये भी याद रखिएगा, 1921 में लेनिन ने इस नीति को शुरू किया था। और एक मुक्त बाजार और पूंजीवाद राज्य के नियंत्रणाधीन होंगे, जबकि सामाजिक राज्य उद्यम के आधार पर काम करेंगे, ये ऐसा लेनिन ने कहा था इस नीति में। लेनिन ने रूस में निजी संपत्ति, निजी उद्यम और निजी लाभ को बड़े पैमाने पर बहाल किया। आर्थिक नीति मुख्यतः एक नई कृषि नीति थी। अगला सवाल देखिए, वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के संबंध में अगर हम देखें तो यहाँ पर मुक्त व्यापार और जो है आर्थिक सुधार, ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जो है डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में उभरकर सामने आई है। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक और वैज्ञानिक विकास होता है। इसके साथ ही लोगों के बीच विचारों, भूमिकाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं आदि का आदान प्रदान होता है। इसे मुख्यतः 5 प्रकारों राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और संस्थागत के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, किस घटना से यह सिद्धांत जो है निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपना मांग जो है स्वयं पैदा कर लेती है? तो ये जो 1929 की महामंदी थी, इसने ऐसा साबित कर दिया और यह निष्प्रभावी कर दिया कि जो है पूर्ति अपना मांग जो है स्वयं पैदा कर लेती है। ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। जेबी से का कथन पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के दौरान यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया। अमेरिका में आई विश्वव्यापी मंदी के कारण कीमतों में कमी आ गई। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के मध्य लगभग 1,10,000 जो है कंपनियां नष्ट हो गई। अगला सवाल देखिए, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। तो किसको जो है ब्रिटेन में कृषि शिल्पकार के रूप में जाना जाता था? कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रॉबर्ट वेस्टन को भी और जेथरो टुल और लॉर्ड टाउनसेंड को भी, इन सभी को जो है कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में ब्रिटेन में जाना जाता है। और तो इसका डी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसके पहले हम इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में रॉबर्ट वेस्टन, जेथरो टुल, लॉर्ड टाउनसेंड और आर्थर यंग को जाना जाता है। रॉबर्ट वेस्टन ने 3 खेत प्रणाली को घाटों से उबारने में अहम भूमिका निभाई। जेथरो टुल ने कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ड्रिल मशीन का आविष्कार किया। टाउनसेंड ने 3 फसल प्रणाली की जगह पर 4 फसल पद्धति को अपनाया। इसने गेहूँ, शलजम, जौ और लौंग बोने की परंपरा शुरू की। आर्थर यंग ने जो है कृषि जोत के आकार को बड़ा करने पर जोर दिया। अगला
अगला सवाल देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक लड़ा गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, 1914 से 1918 के बीच में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अमेरिका, जापान ये सभी लड़ रहे थे। और जबकि ध्रुवीय शक्तियाँ, केंद्रीय शक्तियाँ जो थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश इसमें शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी और इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ और इसके बाद से ही सभी देश जो है अपने डिफेंस पर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है खर्च करने लगे थे। देखिए कह रहा है, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो कौन सा उद्योग था? तो ये वस्त्र कपास उद्योग था। सी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा किस वर्ष की थी? तो महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा जो की थी ये 1917 में की थी, आप सभी लोग जानते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी और दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी और बागान व्यवस्था तिनकटिया पद्धति के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन भी किया था। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये आपको बताना है। तो भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1557 ईस्वी पुर्तगाली। 1557 ईस्वी पुर्तगाली। तो ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था और पुर्तगालियों द्वारा प्रथम छापाखाना 1557 ईस्वी में स्थापित किया गया। गोवा में जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी और 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 से अधिक किताबें छप चुकी थी। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का जो है सदस्य था? इनमें से कौन जो है पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड जॉर्ज, वुडरो विल्सन और ऑरलैंडो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के जो थे ये जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के जो है ऑरलैंडो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुडरो विल्सन, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें से डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड जॉर्ज कहाँ से? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम के और वुडरो विल्सन अगर देखा जाए तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे और ऑरलैंडो जो थे ये इटली के थे। तो यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएंगे, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े परिषद के सदस्य थे ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के जॉर्जेस क्लेमेंसियो, इटली के ऑरलैंडो और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जिन्हें बिग 4 के रूप में भी जाना जाता है। जनवरी 1919 में पेरिस शांति समझौता पेरिस के ठीक बाहर वर्सेल्स में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए यह बैठक जो है आयोजित की गई थी। देखिए अगला सवाल देखिए, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1878 हो जाएगा। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया और 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट संपादक को प्रतिबंधित करने का व्यापक मिल गया। अगला सवाल देखिए 37 नंबर का सवाल है कि जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड जो है किस दिन हुआ था? तो उस दिन कौन सा दिन था? तो इस दिन जो है बैसाखी का दिन था और ये डेट थी 13 अप्रैल 1919, कभी भूलिएगा मत, 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। तो बी विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गाँव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। काफ़ी लोग ब्रिटिश दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए भी गए थे। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि इलाके में मार्शल लॉ लागू है। जनरल डायर ने वहां पहुंचकर मैदान से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। अगला सवाल देखिए 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का जो है आह्वान किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया था? तो ये जो है महात्मा गांधी ने किया था। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन अगस्त 1912 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम से शुरू किया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। इसी समय पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई इलाकों में और कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में साल भर लग गए थे।
अगला सवाल देखिए 39 नंबर का सवाल है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक जो है प्रारंभ की। किसने जो है भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पुर्तगाली हो जाएगा। यही विकल्प जो है आयोग के द्वारा सही माना गया है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में आधुनिक छपाई तकनीक की प्रारंभ की थी। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। जो जेसुइट पुजाइयों ने पहले जो है कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबों को जो है प्रिंट किया था, और इसके बाद ही जो है अंग्रेजी भाषा में प्रेस भारत में जो है काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया। 18वीं सदी में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने जो है बंगाल गजट नामक जब एक साप्ताहिक पत्रिका जो निकाली थी, इसी का संपादन जो है शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जो है ये कौन लेकर आए थे, तो ये ईसाई कह रहा हूँ, ये जो थे पुर्तगाली ही लेकर आए थे, याद रखिएगा। और अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक जो है विकास नहीं कर पाया था। 18वीं सदी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का जो है संपादन शुरू किया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आखिरी सवाल है इस सेशन का। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में किस भारतीय को जो है स्थान मिला था, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सुल्तान अहमद खां भी थे, और सर चमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ भी थे, और पंडित जगत नारायण भी थे। तो ये आपका तीनों ही थे, याद रखिएगा। इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें ये तीनों शामिल थे, डी विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1919 में प्रस्तावित रौलट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में 5 अंग्रेज थे, जबकि 3 भारतीय, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, साहिबजादा सुल्तान अहमद, और इसके अलावा जो है पंडित जगत नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का जो है गठन किया था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगले सेशन में हम जो है भूगोल के जो है या ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों को देखेंगे, और उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और हम जल्द ही जो है आपके लिए घटना चक्र बीपीएससी का हम पूर्वावलोकन लेकर हाजिर होंगे, और इसके साथ ही साथ हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से भी आपको सारे के सारे PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।